series. In this series, we are going to discuss 80% of our UPSC prelims polity syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with the less. This is episode 24 and continuation of episode 23, in which we already discussed the constitutional bodies. Now, in this particular episode, we are going to discuss particularly non-constitutional posts and bodies. So, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस एपिसोड मैं आपको सभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बता देता हूं जिसपे यूपीएससी ने ऑलरेडी यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं। उसके बाद एक एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे जो यूपीएससी ने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बॉडीज देख लीजिए कि कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। देखिए, जो भी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी इसका मतलब वो थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगी या फिर थ्रू एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से उसको बनाया गया जाएगा। ये दो दो ही तरीके हैं, या तो वो कोई एक्ट से बनी होगी या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी होगी। तो हम सभी बॉडीज को डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को, साथ साथ में वो कौन से एक्ट से बनी है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बोथ आर, ये आपके 1993 में थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से बनी हुई है। फिर देन है नीति आयोग। नीति आयोग थ्रू एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनी है। नीति आयोग नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बात याद रखना। नीति आयोग नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉर आपकी नॉर योर स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनी हुई है नीति आयोग। फिर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आरटीआई एक्ट 2005 से बनी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी एक्ट 2003 से बनी हुई है। सीबीआई, ये बात याद रखना, सीबीआई बनी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, डीएसपीई एक्ट से ये बनी हुई है। सो सीबीआई करके कोई एक्ट नहीं है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से जो सीबीआई बनी हुई है, और आए दिन ये न्यूज में रहती है सीबीआई। तो इसको आपको पता होना चाहिए कौन से एक्ट से बनी है, यूपीएससी डायरेक्ट एक्ट पूछ सकता है। उसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये बने हैं 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसको ध्यान से समझना। देखो, हमने एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज देखी थी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इज अ योर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनी है। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो भी 1990 में बनी है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी एनडी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से बनी है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इस पे पीवाईक्यू भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये अब डिलीटेड है, अब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बात याद रखना। फिर है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये एनजीटी एक्ट 2010 से बना है। जोनल काउंसिल, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना है। देखो, ये जो यूनिक से लग रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनल काउंसिल बना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये बात आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से बना है। नेशनल लॉ कमीशन, लॉ कमीशन ना तो कोई एक्ट से बना है, ये बात याद रखो, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है, नेशनल लॉ कमीशन। इस पे पीवाईक्यू है, मैं आपको उस समय भी दिखाऊंगा। देन है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से आया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपके एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया है 1998, आपको ये दिमाग में रखना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस दी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, उसी टाइम 2015 में ही नीति आयोग आया था और इसी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इजी है, आपको पता होगा, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। कमीशन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, COMMISSION, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन याद रखना है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है, फ्यूचर में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। सो आपको एक चीज तो याद रखनी है, एस्पेक्ट प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, ये 1950 में बना था, ये 2015 में। नेचर क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी थी, ये पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग। इसकी टॉप डाउन अप्रोच थी, इसकी बॉटम अप अप्रोच है। 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन बनाता था, बट नीति आयोग 5 ईयर प्लान नहीं बनाता। फंड एलोकेशन, यस, प्लानिंग कमीशन पहले फंड एलोकेशन करता था, बट नीति आयोग सिर्फ थिंक टैंक है, वो कोई फंड एलोकेशन नहीं करता। इसी टाइप के स्टेटमेंट बनाएगा यूपीएससी आपको नीति आयोग के जब भी क्वेश्चन उस पर बनाना होगा, तो जैसे 2025 26 इनमें पूछा जा सकता है, बिकॉज उस टाइम उसके 10 साल हो रखे होंगे, तो 26 में भी बनने के चांसेस है क्वेश्चन के, और आगे भी पूछता रहेगा। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि ना तो ये फंड एलोकेशन करता,
ना ये 5 ईयर प्लान बना था, ठीक है, 2015 में बना हुआ है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स। रोल ऑफ स्टेट्स यहाँ पे लिमिटेड है, बट नीति आयोग में एक्टिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखा जा सकता है। फेडरल करेक्टर यहाँ पे वीक था, यहाँ पे स्ट्रांग है। फोकस क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग पे, यहाँ पे पॉलिसी एडवाइस, मतलब बहुत ही ब्रॉडर फोकस है नीति आयोग का एज अ थिंक टैंक। और ये बात याद रखना, पॉलिसी एडवाइस नॉट ओनली इकोनॉमिक बट सोशल पॉलिसी एंड अदर पॉलिसीज में भी नीति आयोग का रोल रहता है। यह आपको दिमाग में रखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आपको बताता हूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट्स। कई बार यूपीएससी रिपोर्ट्स पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट्स किसकी है, तो वहां पे आपको नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए। एक तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी आपका नीति आयोग का है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म रिपोर्ट्स, इंडिया सर्विस सेक्टर रिपोर्ट्स, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, देखो 3 ईयर एक्शन एजेंडा बनाता है ये, 5 ईयर प्लान नहीं बनाता बट 3 ईयर एक्शन एजेंडा बनाता है। फिर नेशनल एनर्जी पॉलिसी, रोड मैप फॉर द एआई क्वांटम इकोनॉमी रिपोर्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स फॉर ऑफ नीति आयोग। तो देखो ये सिर्फ ऐसे रटना नहीं है, जस्ट इनको एक बार आप विजिट कर लो तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप की चीजें नीति आयोग का ये काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा है। इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1999 का क्वेश्चन है, इसको समझना। चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट हैज फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इट पावर्स आर ओनली रिकमेंडरी इन नेचर। यस, it is mandatory to appoint a women as a member of the commission। देखो ये 1999 का क्वेश्चन है, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, कुछ चीजें अमेंडमेंट से चेंज हुई है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने का ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए डाला बिकॉज इसका आंसर आज की डेट में चेंज होगा। 1999 में अगर आप सर्च करोगे तो आंसर अलग होगा, बट आज की बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आफ्टर अमेंडमेंट तो उसका चेंज होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं और एक रिटायर्ड जज भी सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन बन सकते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। होने रिटायर्ड चाहिए, ये बात याद रखना। रिटायर्ड सीजीआई या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में आफ्टर अमेंडमेंट ये प्रोसीजर यहां पे दिया है। तो अब ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट गलत है, ठीक है। और देन अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये नहीं बनाता हर स्टेट के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और हर स्टेट में वैसे भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, तो ये भी ये स्टेटमेंट गलत है। इट हैज ओनली रिकमेंडरी नेचर, ये बिल्कुल सही है। इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमेन एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन, ये अमेंडमेंट के थ्रू अब जो है वो एक आपका बन गया है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो मेजर मेजर आपको अब ये बातें याद रखनी है कि कौन सी बात सही है आफ्टर 2019 अमेंडमेंट। द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बात हमेशा याद रखनी है। ह्यूमन राइट से रिलेटेड ह्यूमन राइट कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, और ये कमीशन कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, ये हर साल न्यूज में रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर साल में, ये हर साल ह्यूमन राइट का वायलेशन तो होता ही है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो वो न्यूज में रहती ही रहती है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई भी बन सकता है आपका एनएचआरसी के चेयरमैन, ये बात याद रखनी है। क्योंकि देखो अभी चर्चा के अंदर जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, वो भी जब रिटायर्ड हुए सीजीआई ऑफ इंडिया, 50th सीजीआई ऑफ इंडिया इफ आई एम करेक्ट, तो उनकी भी ये बात चल रही थी कि अब वो एनएचआरसी के चेयरमैन बन सकते हैं। तो उसके कारण भी आप उससे भी याद रख सकते हो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बन ही सकते हैं, बट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड बन सकते हैं, सर्विंग नहीं बन सकते, रिटायर्ड ही बनेंगे, ये याद रखना। एनएचआरसी से रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है। Statement 3 is correct. The power of NHRC is only recommendatory in nature. It does not have the power to enforce its decision or punish violators, although it doesn't have the power of a civil court for the investigation. सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में सिविल कोर्ट की पावर है, बट उसके अलावा इनके रिकमेंडरी नेचर, और यही इसीलिए बोला जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर मोस्टली टूथलेस टाइगर। टूथलेस टाइगर मीन्स टाइगर है
बट लेकिन उसके तीथ ही नहीं है, टूथ ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, वो काट ही नहीं सकता, तो ऐसा इसलिए इनको टूथलेस टाइगर बोलते हैं। अब देखिए सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट में क्या हमें याद रखना है। इट हैज फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एट द स्टेट लेवल, बट देयर फॉर्मेशन इन ईच स्टेट इज नॉट मैंडेटरी एंड नॉट ऑल स्टेट हैव एस्टेब्लिश्ड वन। ये बात आपको याद रखनी है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमेन एज अ मेंबर ऑफ कमीशन। इस बारे में क्या है, दिस वाज नॉट मैंडेटरी अंडर ओरिजिनल एक्ट, बट 2019 के अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस अ प्रोविजन रिक्वायरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सपर्ट मेंबर एज ए टू बी ए वीमेन। ये बात याद रखना, अब मैंडेटरी है बट उस टाइम नहीं था, ये 2019 के अमेंडमेंट। तो अब आपको याद रखना एटलीस्ट वन एक्सपर्ट मेंबर विमेन होनी चाहिए, ये मैंडेटरी हो गया है। आगे फ्यूचर क्वेश्चन के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। यही होता है पीवाईक्यू से हमें सीखना होता है, और यूपीएससी आपको पता है, ऑलरेडी पता है, उन्हीं स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं स्टेटमेंट से आगे फ्यूचर क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन? देखो अब तो ये चारों स्टेटमेंट ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया है, ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जज, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बस यही बन सकते हैं। ये चारों स्टेटमेंट अब नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, 2004 का क्वेश्चन था, बट अब मैंने जस्ट इसलिए क्वेश्चन रखा जिससे आपको पता होना चाहिए कि इतना माइन्यूट में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए ये बात, क्योंकि उसका फोकस ही इन्हीं चीज पे है। दो बार देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, एक में स्टेटमेंट में पूछ लिया, एक डायरेक्ट पूछ लिया, तो मतलब उसका फ्यूचर में भी फोकस इसी स्टेटमेंट पे रहेगा कि भैया कौन चेयरमैन बन सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल बात सही है। द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बट अब हमें देखना है बिकॉज लगा के कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जब दोनों ट्रू है तो ये दो स्टेटमेंट तो कट हो गए। The word minorities need not defined in the Constitution of India because the Minority Commission is not a constitutional body. If it is a constitutional body, then it could be a chance कि minority को define करना होता था constitution में। No, ये बात समझ आ रही है मेरी? मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उसके अंदर कोई भी टर्म होगी वो डिफाइंड होगी, ऐसा तो कोई नेसेसरीली कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर सेपरेटली करेक्ट, बट बोथ हैव नॉट अ कोरिलेटेड एनी रिलेशन, दोनों का कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होता। सो स्टेटमेंट आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू कि कोई डेफिनेशन नहीं है माइनॉरिटी की, और आपका आर भी सही है बिल्कुल कि भैया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, देयरफॉर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया, ये 2001 का क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज, ठीक है, नेमली मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जेरोस्ट्रियन एज अ माइनॉरिटी, ठीक है। ये 2001 के रेफरेंस में तो स्टेटमेंट सही है, बट आज के रेफरेंस में ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बताता हूं क्यों। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1993, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, अभी पता नहीं है हमें, इसको देखते हैं एक बार, रखते हैं, अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो हटाते, एक बार रिजर्व पे रखते हैं। द स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया आर जेरोस्ट्रियंस, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अगर मैं चारों स्टेटमेंट में बात करूं कि जो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 4, ये बात समझ आ रही है, सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 4, क्योंकि हमें पता है थ्रू आवर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट कट हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया जेरोस्ट्रियंस है, ठीक है, पारसी है, तो ये स्टेटमेंट भी थर्ड जिसमें है, तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। और अब मैं अगर बात करूं कि ये इसका स्टेटस है, तो अब आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि 5 है कि 6 है, कितनी है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो 50-50 में आंसर है। आज की डेट में इसका आंसर है 2 3 4, ठीक है। पहले अलग आंसर था, 1 2 3 4 हो सकता था, लेकिन अब ये आंसर इसका गलत है। अब आंसर होगा 2 3 4 आज की डेट के अंदर, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 5 कम्युनिटी, नेमली
Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Zoroastrian as a minority. This notification was made on 23 October 1993 under National Commission for Minorities Act 1992. Jains were added later in 2014. ये बात याद रखना. So जैन लेटर ऐड हुए. तो अगर आज की बात करें, ठीक है, तो आज की बात करेंगे तो देर आर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन आर नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर. जो एक्ट था उसके अंदर अब 6 कम्युनिटीज है: मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जेरोस्ट्रियंस एंड जैन्स. दीज आर 6 कम्युनिटीज. आपको याद रखना है माइनॉरिटी. ठीक है, फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है. फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1993. द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 1993 बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992. इसको स्टेटस दिया गया 1993 में. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. The smallest religious minority are Zoroastrian. Based on 2011 census data, Zoroastrian Parsis have the lowest population among the nationally notified minority community, making them a smallest religious minority in India. ठीक है, ये बात याद रखना. ठीक है, जैन्स नहीं है, जेरोस्ट्रियन पारसीज आर दी, आपकी कह सकते हैं सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है इनकी. ये याद रखना, मतलब माइनॉरिटी अमंग दी माइनॉरिटी, ये याद रखना. ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज अंडर आर्टिकल 29 एंड 30. ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ राइट्स ऑफ बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. और ऑलरेडी हमने आर्टिकल 29 एंड 30 के बीच में डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स में देखा हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. देखो, ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस का है. ठीक है, आप सोच रहे होगे कि यार ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस का है और इन्होंने प्रेसिडेंट में नहीं करवाया. मैंने इसलिए नहीं करवाया बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट के कारण. ठीक है, अभी तो मुझे पता है कि आपको पता है कि इसका बी आंसर है, प्रेसिडेंट कैन मेक ओनली ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर हाउस ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें डाला बिकॉज इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में दिया होता. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंस्टिट्यूट ऑफ अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट. आपको बस ये याद रखना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अब डिलीट हो गई है, अब ऐसी कोई काउंसिल नहीं है. बस आपको ये याद रखना है. ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया और मैंने शुरू में ही आपको ये बात बता दी थी. इसी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज प्रेसिडेंट. आपको पता है. ठीक है, एनडीसी के अंदर ये सब कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हुआ करते, बट नाउ इट इज डिलीटेड. ठीक है, ये बात आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2004 का क्वेश्चन है. देखो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे डालने का मेरा कारण है. ठीक है, मैं होता तो इसको डिलीट भी कर सकता था, मैं पीपीटी में नहीं लाता, बट मैं इससे आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो इनको कैसे टैकल करना है. ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो इसको लीव करो. ठीक है, ये क्वेश्चन है लीव करने वाले. देखो, मेरे को आपको ये भी सिखाना है सीरीज के अंदर कि कौन से क्वेश्चन को लीव किया जाना चाहिए, बिकॉज आपको कुछ क्वेश्चन लीव भी करने हैं. ये याद रखना, आप कौन से सही क्वेश्चन को लीव करेंगे वो आपका प्रीलिम्स निकालने में डिटरमाइन करेगा. सो ये क्वेश्चन लीव वाला है. अगर फिर भी करना है तो आप थोड़ा सा लॉजिक बिठाने की कोशिश कीजिए नाम से. जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में दिया हुआ है, तो इन दोनों में कन्वर्जेंस दिख रहा है, तो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, यहीं पे अगर मान लो लुधियाना लिखा होता, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा होता और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा होती, तो डायरेक्टली सीधा सीधा ही गलत हो जाता. वो इलॉजिकल लग रहा था, बट ये लॉजिकल लग रहा है, तो चांसेस ज्यादा है इसका सही होने का. ठीक है, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के अंदर. ठीक है, अब ये नहीं पता. ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो. फिर देखो, श्री चित्र तिरुनल. ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम. ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये साउथ इंडियन नेम है. ठीक है, और कुछ ज्यादा चांसेस है कि केरला में होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा, चांसेस ज्यादा लग रहे हैं. सो ये भी आपका सही होने के चांसेस ज्यादा है. उसके बाद लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर. तो लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी की थी, बिल्कुल. ठीक है, तो हो सकता है कि ग्वालियर हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि ग्वालियर गलत होगा. ठीक है, क्योंकि झांसी वाला एरिया वही था. ठीक है, आज हमने यूपी एमपी अलग कर दिया, बट जो अगर मैं झांसी का एरिया देखूं तो जो ग्वालियर झांसी ये सब पास में ही है. तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन मतलब ये यहाँ पे हो. अगर यही लक्ष्मीबाई नाम साउथ इंडिया में होता तो थोड़ा सा अजीब लगता, बट आसपास है तो लग रहा है कि ये भी सही होगा. अब मुझे सेकंड का नहीं पता, मोहाली के अंदर. ठीक है, मोहाली
बट मुझे ये पता है कि हाँ 1 ठीक लग रहा है, 3 भी ठीक लग रहा है, 4 भी ठीक लग रहा है। सो 1 3 4 नहीं है तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। बस बस ये मैं आपको इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन डाला कि जस्ट आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन लीव करने वाले हैं। अगर नहीं आता तो प्लीज इनको लीव कीजिए, तुक्काबाजी मत कीजिए। बट हाँ, अगर आपको करना ही है तो उनको इस तरीके से कन्वर्जेंस देखना है कि क्या कन्वर्ज हो रहा है। कई बार अगर आपको बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस लग रहा हो तो आप क्वेश्चन को उस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। कोशिश करनी जरूर चाहिए, बट अगर फिर नहीं हो कोशिश करने से तो लीव कर दीजिए। यही इस क्वेश्चन से आपको सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, अ स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। ठीक है, वन ऑफ द member of district forum shall be a woman. A district forum entertains the complaint where the value of goods and service does not exceed rupees 50 lakhs. ठीक है, a complaint in relation to any goods and sold service provided may be filed by the district forum by the state government as representative of the interest of consumer in general. तो फोर्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट सा ही लग रहा है। ठीक है, जनरल है, करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल पढ़ने में कोई भी अजीब नहीं लग रहा, वियर्ड नहीं लग रहा, लॉजिकल है और इजी लग रहा है। ठीक है, तो इसको तो ये तो सही है। अब देखते हैं तीनों में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा क्या है। स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। ये तो बिल्कुल सही बात है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा फोरम हो, ये भी स्टेटमेंट सही सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल बी ए विमेन। ठीक है, हो सकता है कि भैया ये चीज हो। ठीक है, तो इन दोनों में आपको जो भी लगे, आपको अगर ये शक हो कि नहीं ऐसा नहीं हो कि विमेन का क्या काम है, इस तरीके से कोई सोच ले, तो वो यहाँ पे भी गड़बड़ देख सकता है, और या फिर ये रुपीज में कुछ गड़बड़ उनको लग सकती है। अगर मैं आज के सेंस में बात करूं तो स्टेटमेंट 3 इज सी इज इन नॉट करेक्ट, क्योंकि ये अब 1 करोड़ रुपीज हो गया है, 1 करोड़ हो गया है। सो आपको ये याद रखना है, उस समय ये इधर ही गेम खेला था, तो आपको ये याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आपको अब मेन, आपको अब जानना क्या है इस क्वेश्चन से, 2010 के क्वेश्चन से आपको जानना क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसको इसको आपको जानना है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। ठीक है, हायरार्की क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से? द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म नाउ कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, जिसने डिस्ट्रिक्ट फोरम को रिप्लेस कर दिया, अब नाम हो गया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। फिर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एज अ एपेक्स बॉडी। ये तो एक तो स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए नेशनल लेवल पे। ठीक है, ये बना है आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, स्टेब्लिश अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट कंटिन्यूज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये 1988 में बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट ऑफ एनसी डीआरसी सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बात है ना, यहाँ तो सिटिंग भी चल सकता है, रिटायर्ड भी चल सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ओनली रिटायर्ड, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे सिटिंग भी बन सकते हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल इज द नेशनल एंड स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू इंश्योर स्पीडी, सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड समरी रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना, फ्यूचर में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से फैक्ट उठा के यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा है फिर से। विद रेफरेंस टू कंज्यूमर राइट एंड प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2012 का क्वेश्चन है। कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर द फूड टेस्टिंग। बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी। अगर मान लो मुझे कोई शक हो कि यार ये फूड में कुछ अडल्ट्रेशन है, तो मैं खुद सैंपल्स तो ले सकता हूँ, सैंपल लेके उसकी चेक करवा के मैं शिकायत कर सकता हूँ कि भैया मुझे ये चीज गलत मिल रही है। ठीक है, सो कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल फॉर द गुड फूड टेस्टिंग। यस, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक स्क्रूटनी की बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात कर रही है, और गुड गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, कोई गलत नहीं है। When consumer files a complaint in any consumer forum, no fees is required to be paid. ठीक है, यहाँ पे देखो उसके दिमाग में आया कैसे कि नो फीस, क्योंकि फीस दी होगी तभी तो नो फीस दिमाग में आया होगा। ठीक है, उसमें नो कर दिया, जहां पे मान लो 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कोई फीस होगी। ठीक है, वो फीस दी हुई होगी, एक एग्जामिनर को दिख रही होगी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नो फीस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे चांस है मैनिपुलेशन का, यहाँ पे चेंज करने का चांस है, देखते हैं क्या है।
In the case of death of a consumer, his or her legal hire can file a complaint in the consumer forum on its his or her behalf. ये भी बिल्कुल सही है। मान लो कोई इंसान कुछ खा के मर गया, ठीक है, उसके बाद अब उसका लीगल हायर एक एटलीस्ट शिकायत तो कर सकता है ताकि और लोग ना मरे। तो ये तो बिल्कुल जनरल प्रेगमेटिक बात है, ये तो बिल्कुल सही है। मतलब 1 और 3 तो बिल्कुल सही है। तो आपका सी एंड डी में आंसर होगा। अब 2 पे आपको एक तरीके से यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा कि आप इसको ज्यादा सही मानते हो कि ज्यादा गलत मानते हो। ठीक है, सो एनी कंज्यूमर फोरम में नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो यहाँ पे नो दिमाग में तब आया होगा क्योंकि फीस उसमें कुछ होगी, तभी नो फीस दिया है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर है, नहीं तो अगर मान लो इसकी फीस ना हो, ठीक है, तो हर इंसान छोटी से छोटी चीज की भी शिकायतें करने लगेगा और इतनी पेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट एक मिनिमम फीस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सो आंसर होगा 1 और 3 ओनली। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन, इसको इस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ठीक है, अंडर इंडियन लॉ specifically the provision within the consumer protection and food safety framework, consumer on their representative are empowered to take sample for the food testing. This part is right to be informed and protect against the hazardous goods. फिर है statement 3 correct, in event of consumer death their legal hire and representative can file a complaint in the consumer forum to seek redressal on the behalf of deceased. This ensure that a consumer right are protected even after their death. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट इन 2002, द काउंसिल कंप्राइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। 2024 का ये क्वेश्चन है। देखो, चारों नहीं होंगे ये सोच के चलो पहले तो, क्योंकि देखो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो एलिमिनेट करवाएगा तभी पूछा है। वो चारों सही देगा, ये चांसेस गलत मतलब बहुत कम है। ये बात पहले इस थॉट को आपको दिमाग में रखना है कि देयर इज वेरी लेस चांस कि आंसर डी होगा। चारों ही अगर होते तो वो फिर कुछ ना कुछ मतलब फिर क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा बहुत कई जगह पे आप ना ये दिमाग में ये भी ट्रिक ले सकते हो कि चारों होने के, जैसे हिस्ट्री है, जब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे तो मैं हिस्ट्री में कहूंगा कि सारे स्टेटमेंट सही हो हिस्ट्री के अंदर, ये बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं। बहुत कम चांसेस कि हिस्ट्री के अंदर चारों स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट हो, तीनों के तीनों सही हो, चारों के चारों सही हो, आर्ट एंड कल्चर में चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो, ऐसे चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर जब कोई बॉडी पूछी है, उसके कंप्राइजेस पूछे, काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स है, ठीक है, मेंबर्स पूछा है, तो हो सकता है कि चारों ना हो। ठीक है, चांसेस है कि डी होने के चांसेस बहुत ही कम है। अनटिल अनलेस कि आपको पता हो तो आप लगा दो, नहीं तो आप यहाँ पे चांस नहीं लेंगे, ये बात याद रखना। यहाँ से चांस नहीं लेंगे, मैं आपको ये कहूंगा। चांस लेने के लिए मैं तो मना करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बात आती है 1 2 3, 1 3 4 एंड 2 3 2 एंड 4। ठीक है, देखो ध्यान से समझो इस बात को। गवर्नर हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है। अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, मैं सही कह रहा हूं, आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। पता हो तो पता हो, नहीं पता हो तो इसको कुछ करा नहीं जा सकता। मैं फालतू इसमें तिगड़म लगाऊं तो नहीं है। हाँ, अगर किसी को इतना भी पता है ना कि होम मिनिस्टर इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, आपके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, तो फिर मेंबर नहीं होंगे, तो फोर्थ को एलिमिनेट किया जा सकता है। फिर तो आंसर 1 2 3 आ जाएगा। अगर किसी को चेयरमैन के बारे में भी नहीं पता तो ये क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है, इसलिए इसको मैं कहूंगा कि लीव के कैटेगरी में जाना चाहिए। मतलब अगर नहीं आता तो लीव कीजिए। अगर आपको इतना ही पता है कि चेयरमैन, आपको मतलब मेंबर्स नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, बट आपको ये पता है कि चेयरमैन होम मिनिस्टर ही होते हैं एक्स ऑफिशियो, तो जब वो चेयरमैन होंगे तो वो मेंबर तो नहीं हो सकते, तो फिर आप अगर उनको ही एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, इसलिए कहते हैं सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे, कई बच्चे होते हैं यूट्यूब पे सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे चले जाते हैं, तो वो 2 घंटे के अंदर वो ट्रिक्स लगानी भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनका कभी प्रैक्टिस ही नहीं होती, वो सिर्फ सुन के जाते हैं, ओनली हटा देना, ये हटा देना, वो हटा देना, वहां पे घबरा जाते हैं कि भाई इस बार ही कहीं ओनली सही ना कर दिए हो यूपीएससी ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बार ही सही हो गया हो, ठीक है, तो वो ना डाउट आ जाता है जब आप सिर्फ ट्रिक सुन के जाते हो। ठीक है, तो प्लीज ऐसी गलतियां मत करना, पहले खुद पीवाईक्यूज करो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप अपने हिसाब से ट्रिक्स को देखो और मोल्ड करो। कुछ बच्चों के सूट करती है ट्रिक्स और कुछ लोगों को सूट नहीं करती, तो अपने इस सूटेबिलिटी के हिसाब से लॉजिकल पैटर्न को
के हिसाब से आंसर को करने की कोशिश कीजिए। सो ये होगा आंसर ए 1 2 3। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 2002, अब काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एंड 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द होम मिनिस्टर इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनईसी बट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ मेंबर अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, मेनी सोर्सेज डिस्टिंग्विश द चेयरमैन फ्रॉम द कोर सेट ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट दोज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। ठीक है, नालसा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देखो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोस्टली सही होते हैं, ये बात याद रखना। जब भी यूपीएससी ऑब्जेक्टिव्स देगा ना, ऑब्जेक्टिव सही होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है और वो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो यूपीएससी यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको सही मानना है कि यार ये तो सही है। It issues guideline for the state level legal service authorities to implement the legal program and schemes throughout the country। सभी स्टेट्स को एक तरीके से लीगल प्रोग्राम और सर्विस के लिए कहते हैं कि गाइडलाइन बनाते हैं, और उसके हिसाब से ताकि पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से गाइडलाइंस के तहत प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाए। ये भी बात बिल्कुल सही सी लग रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव सी बातें लग रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारा एक कह सकते हैं एक्सेप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट सही निकले हैं, बिकॉज दोनों पॉजिटिव इन नेचर है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव टोन में है, अच्छे हैं। ठीक है, ये भी आपको देखने हैं। टोन अगर पॉजिटिव हो, अच्छी हो, ठीक है, तो वो जनरली स्टेटमेंट सही होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, उनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, थोड़ा नालसा के बारे में जान लो। इसका कॉन्स्टिट्यूशन लीगल बेसिस है, आर्टिकल 39A में डीपीएसपी में दिया हुआ था, स्टेट शेल एंश्योर दी जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन रीजन फॉर इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी। ठीक है, फिर स्टेचुटरी बॉडी अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। सो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से इसको स्टेचुटरी स्टेटस मिला है, केम इनटू फोर्स इन 1995। स्ट्रक्चर क्या है, नालसा स्टेट लीगल सर्विस एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, इसको ताल्लुक और फिर कमेटी ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वैसे भी है। कॉम्पोजिशन क्या है, पेट्रोन इन चीफ कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, पेट्रोन इन चीफ कहलाए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अ सिटिंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग और रिटायर्ड। ठीक है, मेंबर्स नॉमिनेटेड एज पर दी एक्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको समझो। ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट से अगर ये स्टेटमेंट याद है किसी को, और ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव पता है नालसा का सिर्फ इसी स्टेटमेंट से, तो वो फ्यूचर का क्वेश्चन आगे देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हेल्प करेगा ये स्टेटमेंट। मैं कुछ स्टेटमेंट वापस रीड कर रहा हूं। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर, इस वर्ड को समझो, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो मेन फोकस किस पे है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 2020 का। In India, legal service authority provide a free legal service to which of the following types of citizen? Person with an annual income of less than 1 lakh, transgender with annual income less than 2 lakh, ठीक है, member of other backward class with an annual income less than 3 lakh, and fourth all senior citizens। बात समझ आ रही है, all senior citizens। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट कौन सा कट होगा वो सोचो आप, सबसे ज्यादा गलत कौन सा है। वीकर सेक्शन हमें ऑब्जेक्टिव पता है, ठीक है, ऑल सीनियर सिटीजन्स आर वीकर सेक्शन कह सकते हैं क्या। और वीकर सेक्शन में भी आप इकोनॉमिक एंगल से सोचो थोड़ा सा, बिकॉज आप इधर भी देखो ये लाइन, इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी। सो इकोनॉमिक मेजर फोकस है, तभी तो पैसे की बात हो रही है। ठीक है, सो ऑल सीनियर सिटीजन्स आर नॉट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आर नॉट कम फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सम आर दी एफिलिएंट सीनियर सिटीजन्स आर आल्सो देयर। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आर सब, अगर कोई भी स्टेटमेंट जो सबसे गलत है वो है फोर्थ स्टेटमेंट, आप इसको कट करिए। अब देखिए 1 2 ज्यादा सही लग रहा है या 2 3 ज्यादा सही लग रहा है। पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, जिसकी 1 लाख से भी कम इनकम हो, वो सही लग रहा है। देखो टू तो कॉमन है दोनों में, मतलब हमें ट्रांसजेंडर पे तो सोचना ही नहीं। अब इधर देखो, पर्सनल विद एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख और मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास विद एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख। अब ज्यादा सही कौन सा होने के चांसेस है। देखो मैं नहीं कह रहा कि ये विकर नहीं है और ये विकर ज्यादा है, ये कम है, जो भी है विकर तो दोनों ही है। अब दोनों में सही होने का आपको एक गेस लेना है
तो ज्यादा वीकर सेक्शन कौन सा लग रहा है आपको, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। पर्सन विद एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखो, जब आप एथिक्स करोगे ना तो आपको एक बात समझ आएंगे। आप एज ए ऑफिसर, आप में क्या आदत होनी चाहिए, आपको गलत डिसीजन ही भी कई बार लेने पड़ेंगे, गलत डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, दो रास्ते होंगे। ठीक है, मान लो ये एक रास्ता होगा, ये एक रास्ता होगा, और आपको इन दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता तो लेना ही पड़ेगा, मतलब आपको मैंडेटरी एक रास्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों ही रास्ते गलत है, दोनों ही रास्ते गलत है, ये भी गलत है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, बट फिर भी आपको चूज करना पड़ेगा, तो फिर आप क्या देखोगे कि ज्यादा गलत कौन सा है और कम गलत कौन सा है। जो ज्यादा गलत होगा आप उसको छोड़ोगे, और जो कम गलत होगा आप उस रूट को जाओगे, और यहाँ पे कुछ अगर कॉम्पनसेशन की बात होगी तो आप कॉम्पनसेशन करने की कोशिश करोगे, उसके मिनिमम हार्म को करोगे। ये ये आप एथिक्स में भी पढ़ोगे, और आपको एज अ ऑफिसर भी ये बात याद रखनी है। आइडियल कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, ये बात याद रखना। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आइडियल नहीं होता, एक फैमिली भी आइडियल रूप में नहीं चल सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ, कभी ना कभी आपको, अगर जब आइडियल बनने लग जाओगे ना, तो आप कभी लाइफ के मजे ही नहीं उठा पाओगे, कभी लाइफ के अंदर मतलब प्रेगमेटिक नहीं हो सकते। जैसे मैं हूं, तो मेरे से भी गलतियां हो सकती है, आप हो तो आपसे भी गलतियां हो सकती है। ठीक है, हमें भी कई बार गलत रास्ते में चलना पड़ेगा, बट हम उसमें देखेंगे कि अगर रास्ता ऐसा हो तो गलत रास्ते में, तो अब यहाँ पे वही थॉट लगेगा कि भैया ये स्टेटमेंट ज्यादा गलत है कि ये स्टेटमेंट ज्यादा गलत होने के चांसेस है, तो इसका सही होने का चांसेस ज्यादा था, इसलिए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अब दीज आर सम ऑफ दी, ये कुछ पर्सन है एंटाइटल टू फ्री लीगल एड, सेक्शन 12 में विमेन एंड चिल्ड्रन, इनको फ्री लीगल एड दी गई, एस सी एस टी, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और बेगर, डिसेबल्ड पर्सन, विक्टिम ऑफ डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, पर्सन इन द कस्टडी, जेल, जुवेनाइल होम, ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, पर्सन विद इनकम बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, ये सबको फ्री लीगल एड एंटाइटल्ड है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया। मैं देखो इस क्वेश्चन में गजब की चीज सिखाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लोकपाल पब्लिक सर्वेंट के लिए है, बट वो भी इनसाइड नॉट आउटसाइड, ये बात कह रहा है। तो सोच के देखो क्या ये बात सही है। पब्लिक सर्वेंट अगर बाहर पोस्टेड हो, ठीक है, मान लो आईएफएस ऑफिसर हो, फॉरेन सर्विसेज वाले हो, ठीक है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट ही तो है, तो क्या वो लोकपाल के अंडर नहीं आएगा? अगर मान लो उनकी अफ्रीका में पोस्टिंग है, ठीक है, उनकी कहीं और पे पोस्टिंग है, बाहर में यूएस में पोस्टिंग है, तो क्या वो लोकपाल के अंडर नहीं आएंगे सिर्फ इस चीज के कारण कि वो टेरिटरी दूसरी टेरिटरी में है? बट है तो वो इंडियन पब्लिक सर्वेंट ना, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सोच के देखो क्या ये प्रैक्टिकली सही बात है? मुझे तो सही नहीं लग रही, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, एक बार देखते हैं। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इस बात को, समझते हैं। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of assuming office as a chairman of or member as the case may be. Fourth, Lokpal cannot inquire into the allegation of corruption against sitting Prime Minister of India. ये गलत बात है, क्योंकि लोकपाल आया ही इसी चीज के कारण था। अगर थोड़ी सी भी फिलॉसफी पता है लोकपाल की, तो लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। यस, दे कैन, इसी यही तो पावर थी। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फोर्थ रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो 1 and 4 को देखो दोनों एक ही साथ कर दिया। तो मतलब ये देखो 2025 का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी क्वेश्चन को टफ कर रहा है, उसके ऑप्शंस में टफ कर रहा है कि दो स्टेटमेंट जो इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं उनको एक साथ रख दिया, कि अगर तुम्हें दोनों में से कोई एक भी एलिमिनेट करोगे ना, तो भी तुमसे एक ही एलिमिनेट होगा। अभी भी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तो इसको फर्स्ट को कट किया, फोर्थ को कट किया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से समझना फिलॉसफी। द चेयरमैन एंड मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड यहाँ पे चेयरमैन एंड मेंबर शेल नॉट बी पर्सन, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है। पहली बात ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अभी तक हमने क्या देखा कि दोनों में से कोई एक सही होने के चांसेस, या दोनों गलत होंगे, या एक सही होने के चांसेस है, एक गलत होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, एक तो गलत होगा ही होगा, ये पक्की बात है, अभी तक हमें इतना तो पता है। दोनों सही नहीं होंगे,
तो एक स्टेटमेंट और यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कि इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो द चेयरमैन और द मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ द एज ऑन द डेट ऑफ assuming office as a chairperson or member as case may be. और second statement, the chairperson or member shall not be a member of parliament or member of legislature of any state or union territory, and the only chief justice of India whether incumbent or retired has to be its chairman. So, काफी नैरो कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये सही है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट ए आंसर है। अब इस एक चीज और लॉजिक बताता हूं। मान लो कि आप इन दोनों में कंफ्यूजन हो कि आपको नहीं पता कि दोनों सही है गलत तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट दिया हुआ है ना। इस बात को समझो, इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट चार में सही नहीं है। तो देखो, अगर आंसर होगा तो या तो ये होगा या इसके क्लोज होगा। नन के क्लोज क्या हो सकता है? नन के क्लोज होगा वन, फिर टू, थ्री, फोर। नन के क्लोज क्या है? वन। तो कोई एक स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है, पहले तो नन होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, कि नन हो या फिर नन नहीं हो, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत तो वन होगा। टू के चांसेस वन से भी कम है, ये बात याद रखना। मतलब टू एंड थ्री का सही होने का चांसेस कम है एज कंपेयर टू थ्री ओनली का। ये बात किस किस को समझ आई? आई होप आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई है। अगर ये फिट हो गई है तो ये एक नया इवॉल्विंग पैटर्न है, इसको ऑब्जर्व करिएगा। मैं ये बात कह रहा हूं आपको, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे को अब ब्लाइंडली फॉलो करो, बट इस बात को समझो कि नन और वन एंड टू, ठीक है, नन के क्लोज है वन, नन के क्लोज कम है टू। वन और टू में अगर चूज करना हो तो एक स्टेटमेंट क्लोज ज्यादा है नन के, तो ज्यादा हाई चांसेस है कि थ्री ओनली होगा या तो नन होगा। आपको पता है, अगर आपको पता है कि भाई दोनों ही गलत है तो नन होगा। अगर नहीं पता तो फिर अगर आपको गैस लेना है ए और बी के अंदर, मान लो आपको गैस लेना है वन एंड टू के अंदर, तो आप गैस लोगे वन का। ठीक है, अगर आपको लॉजिकल तुक्का भी मारना है, तुक्का भी मारना है, तो आप ए का तुक्का मारोगे, मैं ये कहूंगा। ठीक है, क्यों? उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार स्टेटमेंट के थोड़े से इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। लोकायुक्त एक्ट 2013, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 shall apply public servant in or outside India. Thus लोकपाल jurisdiction all over the public servant whether posted India or abroad। वो तो लॉजिकल लग ही रहा था। सेकंड इनकरेक्ट क्यों है? सेक्शन 3 ऑफ लोकपाल एक्ट सेज द chairperson or the member of lokpal shall not be a member of parliament or member of legislature of any state or union territory. It also provides that a lokpal shall consist of chairperson who is has been chief justice of India और इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एन एमिनियंट पर्सन। ये बात समझ आ रही है? एक एमिनियंट पर्सन भी लोकपाल बन सकते हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस या फिर जज नहीं, चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, एन एमिनियंट पर्सन भी बन सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है लोकपाल के लिए, फ्यूचर में फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन अगर मैं थ्री की बात करूं, स्टेटमेंट थ्री, तो शेल नॉट बी अ पर्सन लेस देन 45 ईयर्स, 45 से कम के नहीं होने चाहिए ऑन द डेट अज्यूमिंग द ऑफिस एज अ चेयरमैन एज अ मेंबर एज केस में। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू जुरिडिक्शन। अगर मैं बात करूं लोकपाल के एक्सटेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन, देयर आर सर्टेन केसेस इन व्हिच लोकपाल शैल नॉट इंक्वायर इनटू द मैटर इन्वॉल्विंग प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, atomic energy, space. Also, an inquiry can be initiated against Prime Minister only if a full bench of Lokpal consisting of chairman and all member consider the initiation of inquiry and at least two-thirds of its member approve such inquiry। ठीक है, मतलब काफी डिफिकल्ट है प्राइम मिनिस्टर को, बट नामुमकिन नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, सो ये था एपिसोड 24। नेक्स्ट एपिसोड 25 में हम डिस्कस करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके बाद शायद एक स्टेटमेंट, एक एपिसोड और होगा, एक या दो, एक होगा मुझे लगता है, तो बस उससे ज्यादा नहीं। और हम पॉलिटी के एकदम एंड पे हैं, और लास्ट में एक समरी पूरी आपको मैं दिया जाएगा पूरी पॉलिटी का, तो उसमें हम बात करेंगे कि हमने क्या सीखा और क्या नहीं, और कैसे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज एपिसोड 24 सॉरी, एंड एपिसोड 25 में हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप आपको काफी मजे आ रहे हैं और साथ साथ में आप काफी चीजें सीख रहे हैं। सो आप अपने सजेशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने जो भी ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।